Now, special mentions, Sri Ramnath Thakur ji. महोदय, देश में निजी क्षेत्र के अस्पतालों के इलाज दरों में घोर असमानताएं माननीय सदस्यगण कृपया शांति निजी रखें हाउस के अस्पतालों अंदर। स्पेशल मेंशन प्लीज। निजी अस्पतालों के महंगे इलाज के एवज में बीमारी व्यक्ति को भारी भरकम बिल चुकानी पड़ती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसका एक मुख्य कारण है निजी अस्पतालों के दरों पर कोई नियंत्रण न होना। निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी तरीके से इलाज के एवज में धनराशि वसूलते हैं। इसका कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के अभाव में इलाज के लिए मनमानी राशि देने हेतु जनता बाध्य है। मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देश में संचालित मेडिक्लेम कंपनियां अपनी पॉलिसी होल्डर को सस्ती दरों पर इन्हीं निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए समझौता करती है, जिनकी दर काफ़ी कम है। इसी प्रकार CGHS की दर भी है। जब छोटी छोटी मेडिक्लेम कंपनियां निजी अस्पतालों से समझौता करके सस्ती दरों पर इलाज करा सकती है, तो सरकार क्यों नहीं निजी अस्पतालों के लिए दर तय करती है, जिसके आधार पर जनता सस्ती दरों पर इलाज करा सके। मेरी मांग है कि निजी अस्पतालों के इलाज हेतु सभी चीज़ों की दर तय की जाए, जिसके आधार पर आम नागरिक निजी अस्पताल से सस्ती दरों पर इलाज करा सके। धन्यवाद रामनाथ जी। माननीय श्री नीरज डांगे जी। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यह प्रदेश देश में 24वें स्थान पर है। राजस्थान का एक बड़ा भूभाग रेगिस्तानी या शुष्क जलवायु वाला है। यहाँ भूमि की उत्पादकता बहुत कम है और आमतौर पर एक वर्ष में केवल एक ही फसल की जाती है। प्रदेश में रेनफॉल बहुत कम होती है, तथापि पहले जो जिले मरु विकास कार्यक्रम DDP यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा थे, वहाँ किसानों के पास जमीन तो बहुत कम है, परंतु इस भूमि को जोतना बहुत मुश्किल एवं अनप्रोडक्टिव है। राजस्थान के ये जिले अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर हैं। इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की पात्रता मानदंड जो 2 हेक्टेयर तक भूमि की सीमा है, जो इस जिलों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में SDRF स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के तहत सहायता के लिए एवं कृषि इनपुट सब्सिडी की अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर तक किया जाना चाहिए। इसी तरह सूखा विकास कार्यक्रम ड्रॉट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP जिलों के 5 हेक्टेयर भू धरिता वाले किसानों को लघु एवं सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा लगातार गृह मंत्रालय भारत सरकार से पत्राचार करते हुए अनुरोध किया जा रहा है। अतः राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह सीमा 5 हेक्टेयर तक बढ़ाई जानी नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण 6 बज चुके हैं, लेकिन कुछ और स्पेशल मेंशन है। स्पेशल मेंशन खत्म होने तक सदन बैठेगा। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी। Namaskar, sir. I wish to highlight the plight of the state of Andhra Pradesh, which must be immediately mitigated by the central government. The ruling government of Andhra Pradesh is trying its best to recover from the impact on finances of bifurcation. However, the central government's move of reducing the net borrowing limit of the state by rupees 17,923.24 crores on account of over-borrowing of the state during 2016 and 17 is further increasing the plight caused by the stressed finances. The originally fixed limit was rupees 42,472 crores, which has now been significantly reduced. This is a gross injustice. No, jo kata you cannot read that. This is an injustice as over-borrowing. No, it's not going on record. You have to read the This was over-borrowing mentioned was done by the previous government of the state during the financial year 2016-17, after which the borrowing limit of the previous government should have been adjusted for the years
2017-18 and 2018-19. The same was not done, and it is at a critical juncture of reeling from the financial losses of COVID-19 pandemic and bifurcation that current ruling regime is It's being not, punished. sorry, Mr. Ajudhya Rami Reddy ji, the deleted portion is not going on record. You are not supposed to read that. Okay, sorry, sir. You Sorry. read only the sanctioned portion by Honorable Chairman. Right, sir. Since the current government had no involvement in this war borrowing, the central government should not curtail our finances. Despite multiple requests by the state government to correct this, the Ministry of Finance has not accepted our request. I urge the concerned ministry to immediately resolve this issue and ensure that the state government of Andhra Pradesh gets finances Thank you. rightfully due Andhra to Pradesh, it. no, Thank you, sir. thank you. Gets the finance rightfully due to it. Thank you. Dr. Fauzia Khan, not present. Shri Sujit Kumar ji, Sir, my special mention is regarding sharing pattern under the State Disaster Response Form SDRF. Sir, as per the recommendations of the 14th Finance Commission, the fund sharing pattern between the center and the states in the SDRF ought to be in the ratio 90:10, respectively. But the Union Government in the explanatory memorandum accepted the recommendations of the 14th FC with a modification that the percentage share of states will continue to be 75-25, and that once the GST is in place, the recommendations of the 14th Finance Commission on disaster relief would be fully implemented. Accordingly, sir, the Union Government released their share in the ratio of 90:10 for the year 2018-19, which was subsequently reduced to 75-25, with adjustment of excess released in 2018-19. It was intimated by the Union Government that since GST has not been stabilized, the competent authority has decided that during the 14th FC award period, center's share or contribution in the SDRF shall remain in the same ratio as it was in the 13th FC award period. The 15th Finance Commission has also recommended that the sharing pattern in State Disaster Risk Management Fund, SDRMF, to be in the ratio of 75-25 for the year 21-22 to 25-26. But, sir, as per the Disaster Risk Index worked out by the Commission for the states, the score of Odisha is 90 out of 100, the highest among all the states. Taking this into account, I urge the Centre to give a special dispensation towards Odisha by allowing the sharing pattern for SGRMF to be in the ratio of 90:10 at par with the northeastern states and the Himalayan states. thank you. Mani Shri Sanjay Singh, धन्यवाद मान्यवर। पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के रखरखाव के संबंध में ये स्पेशल मेंशन है महोदय। विश्व में भगवान ब्रह्मा का भारत में एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर शहर में विद्यमान है, जिसे वर्ष 2003 में भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार ने अपने अधीन ले लिया था। किंतु तब से सरकार ने इस मंदिर के रखरखाव के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए हैं। यहां तक कि प्राचीन ब्रह्मा मंदिर की जमीन पर 7 महंतों की समाधि को तोड़कर बनाए जाने वाली एंट्री प्लाजा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में विभिन्न स्मारक अधिनियमों के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला के संपर्क में होने के कारण यहां भूकंपीय तरंगों का खतरा बना रहता है, किंतु सरकारों की अनदेखी के कारण यहां अभी तक सुरक्षा के कोई विशेष कदम नहीं उठाए गए हैं। मान्यवर, इस तरह सरकारों की ओर से पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण यह प्राचीन मंदिर कई पर्यावरणीय और मानव जनित अव्यवस्थाओं का शिकार होता जा रहा है, जिन पर समय रहते विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध है मान्यवर, प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों के बचाव हेतु कार्रवाई करें। धन्यवाद संजय जी। माननीय श्री पी विल्सन, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अमर पटनायक जी, So this is regarding Odisha's demand for 60% share
on the clean energy cess, coal, already collected. So in 2010, to finance clean energy, the government had established the Clean Energy Fund. Between 2010 to 18, approximately 86,000 crores were collected, of which around 30,000 were transferred to the fund, and the remaining 15,000 were left unutilized. Investments for clean energy and other infrastructural projects often went to other states, leaving Odisha at a disadvantage. With the introduction of GST, the clean energy cess was abolished, and the cess of rupees 400 per ton coal was subsumed under the GST compensation cess. Unfortunately, today, the cess on coal has become more aligned with the idea of revenue maximization instead of addressing the issue that the coal mining districts of the state are also some of the most backward districts in the country. For years, Odisha has been a major coal-producing state of the country and has contributed about 25% to the country's total coal production in 2020 and 2021. The coal miners of these regions have powered India's economy, yet live in abject poverty. The 30,000 crore rupees that the state will receive if the center agrees to share 60% of the cess collected on coal will effectively be utilized for regional development and economic upliftment. Even the Honorable Chief Minister of Odisha has raised this demand with the Minister of Coal earlier. To accelerate development of Odisha post the COVID-19 situation and keeping in mind the stress on rural economy, I kindly urge the government to fulfill Odisha's long-standing demand for 60% share of the clean energy cess. Thank you, sir. Dr. Patnaik ji. Honorable Shri M. Sammugam, not present. Honorable Shri Ajit Kumar Bhuiya. Thank you, Deputy Chairman, sir. My special mention subject is the perennial problem of flood and river erosion of Assam. The perennial problem of flood and river erosion is affecting the lives of people and the country and the economy of Assam for years. Lakhs of families got displaced due to erosion of the Brahmaputra and its tributaries. According to data released by the state government till 2020, 5 lakhs families were displaced and around 4,000 square kilometers of land was lost due to erosion. Madhur, the largest river island in the world, had an area of 880 square kilometers at the beginning of the 20th century, but having lost significantly to erosion, it covers 553 square kilometers as of 2014. Sir, but central government is still not taking any action. Sorry, Mr. Ajit Bhuiya, you are supposed to read only sanctioned portion. The portion which has been deleted, kindly do not read, that will not go on record. The Ramohia is an area most severely affected by riverborne erosion, is located about 20 kilometers away from Dibrugarh town. The erosion has so far wiped out 38 revenue villages, 8 schools, 1 police station, 60 estates, 1 PWD road, and 1 sericulture farm. Nearly 2,000 families have been displaced, and around 23,000 bighas of land have been lost in the erosion. I therefore demand that the central government should, in the coming budgets, sanction a special scheme for tackling this problem of the state. Thank you. House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 14th December 2021.